विनयति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मानित मंच, उपस्थित देश प्रेमी सज्जनों, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि स्वदेशी जागरण मंच मौन क्यों है। भीनमाल में संघ के कार्यक्रमों में प्रायः मैं मुख्य वक्ता के रूप बुलाया जाता था। बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, स्वदेशी जागरण मंच कहाँ है, लेकिन आज प्रसन्नता है कि स्वदेशी जागरण मंच है और मैं भी उसके मंच पर उपस्थित हूँ। समय बहुत कम है, मुझे भी जाना है। स्वदेशी शब्द का अभिप्राय थोड़ा हमें समझना पड़ेगा पहले। एक तो हम विदेशी कोई सामान खरीदें या उनसे अनुदान में लें, वो पूर्ण रूप से विदेशी है। जैसे मार्केट से दही खरीद के लावे अथवा किसी के घर से मांग के लावे, ये पूर्ण विदेशी है। एक हम किसी से दूध खरीदें और उसका दही घर पर बनावे, उस दही को स्वदेशी कहेंगे कि विदेशी कहेंगे? क्यों जी? वो कहने पर स्वदेशी है, विदेशी। और तीसरा स्वदेशी वह है वो जो वास्तव में स्वदेशी है, हमारी गाय, उसका दूध, उसका दही हमने जमाया, ये है स्वदेशी। आज जो हम सुनते हैं कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी, चाहे वो इसरो वो सारे सैटेलाइट छोड़ रहा है या DRDO मिसाइल बना रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी। ये दूसरी वाली स्वदेशी है, बीच वाली, क्योंकि थ्योरी उन्हीं की है। ये हमारे अनिल जी भौतिक विज्ञान और गणित के विद्यार्थी रहे और आप सभी लोग पढ़े लिखे। आपने बचपन से जो पढ़ा उसमें किस ऋषि मुनि भारतीय वैज्ञानिक का नाम पढ़ा, किसका सिद्धांत बना? वही न्यूटन, वही आइंस्टीन, वही गैलीलियो, वही कोपरनिकस, वही मैक्स प्लैंक। और भारतीय हुए CV रमन, S सुब्रमण्यम, हरगोविंद खुराना, तो ये भी उसी शैली के पढ़े थे। पूर्ण स्वदेशी कोई नहीं। पूर्ण स्वदेशी जब होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था वेद और ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर स्थापित होगी। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था का विरोध हम सभी करते हैं, लेकिन उसका विकल्प अभी नई शिक्षा नीति आई है। एक IRS अधिकारी ने उसके सारांश के रूप में 30 पेज की कुछ बुकलेट जैसी कुछ कागज भेजे थे, मैंने उसे पढ़ा। पिछली पद्धति से उसमें बहुत अच्छा है। कुटीर उद्योग धंधों की चर्चा है, भारतीय महापुरुषों की चर्चा है, कुछ भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों की चर्चा है। लेकिन भारत इतना नहीं है, भारत इससे बहुत आगे है। हमारे वेदों का विज्ञान नहीं रहा, ऋषियों का विज्ञान नहीं रहा। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये वैज्ञानिक थे, अपने समय के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, ये बात सत्य है। लेकिन इनका काल कितना पुराना है? भारत 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है, आर्यभट्ट जब इसका नाम है। महर्षि दयानंद कहते थे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि, उनकी शिक्षा कहां है? केवल संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, आयुर्वेद, 3 विषयों के अतिरिक्त चौथा विषय हमारे पास है ही नहीं स्वदेशी। हम आत्मनिरीक्षण करें।
इसलिए मैंने इस पर विचार किया और मैंने पहली बार 7,500 वर्ष पुराना ग्रंथ है ब्राह्मण। पहले कभी वेदों से ही वेदों को समझा करते थे, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती थी। वेद के बाद सबसे पहला कोई ग्रंथ इस भूमंडल का है तो मनुस्मृति है। वेद ईश्वरीय है, मनुस्मृति ऋषियों का ग्रंथ, मनु जी का। उसके बाद जिन जिन ग्रंथों की रचना हुई वेदों को समझने के लिए, उनमें सबसे प्रमुख स्थान है ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है वेद की व्याख्या करने वाला ग्रंथ, और वेद की व्याख्या करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता था। जन्मना कोई नहीं होता था, कर्म से होता था। वेद भी ये कहता है, मनुस्मृति भी ये कहती है, गीता भी ये कहती है। तो उनमें वर्तमान उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना ऐतरेय ब्राह्मण, उसका वैज्ञानिक भाष्य वेद विज्ञान आलोक नाम से प्रकाशित हुआ और दुनिया के 18 देशों में पहुंच गया। बड़ा ग्रंथ है, 11 किलो वजन है। वैदिक रश्मि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, ये संसार को सबसे पहले हमने दिया, और आज जितनी थ्योरियां हैं उनमें सबसे प्रमुख क्या है? बिग बैंग थ्योरी। क्या होने जी? बिग बैंग थ्योरी, विस्फोट से बात। और उनकी थ्योरी सुनकर के हमारे भारतीय विद्वान भी कहने लगे हाँ विस्फोट हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमने दुनिया के मंच पर एक घोषित किया कि बिग बैंग थ्योरी आज का सबसे बड़ा झूठ है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चैलेंज भी किया और उनको अनुत्तरित भी किया और उन्हें स्वीकार भी किया। दूसरी बात, सबसे पहले स्वदेशी क्या आना चाहिए? अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, बहुत अच्छा है क्योंकि आर्थिक युग है। लेकिन सबसे मूल में क्या है जो मैं पूर्ण स्वदेशी बना सकता है? वहां भी बात होती, यहां भी बात हुई कि हमारा देश मानसिक गुलाम, मैं और आगे लिखूं हमारा देश बौद्धिक गुलाम। और जो बौद्धिक गुलाम होता है वो कभी अपने दिमाग से सोचता नहीं। 700 वर्ष इस्लामियों ने शासन किया लेकिन हमें बौद्धिक गुलाम नहीं बना पाए। करोड़ों का परावर्तन भी किया लेकिन जो बचे उन्होंने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की, अपनी परंपरा को बनाए रखना, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी शिक्षा। लेकिन अंग्रेजों ने 200 साल में क्या किया? सबको अंग्रेज बना दिया। आज जो गांव में दिखाई देते हैं भारतीय वेशभूषा वाले किसान, मुझे लगता है अंतिम पीढ़ी है वो, इसके बाद नहीं मिलेगा ये वेशभूषा। क्यों हुआ ऐसा? मुसलमान नहीं कर सके, अंग्रेजों ने कैसे कर लिया? उन्होंने हमें ऐसा दिखाया कि हम अर्थात वो गोरे हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमने इसे स्वीकार कर लिया। वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लाए, हमारी टेक्नोलॉजी मिटा करके। हमने सोचा ये बुद्धिमान है, हमें लगा पैंट कोट पहनने वाला ज्यादा सभ्य होता है, पढ़ा लिखा होता। हमने सोचा नहीं, हृदयंगम कर लिया और सारा देश उनके पीछे पागल हो गया। आज भी हम गोरों के गुलाम हैं। दुर्भाग्य से सत्ता हस्तांतरण हुआ, कोई आजादी नहीं आई थी 47। जो बैठे सत्ता पर वो उन्हीं के मान से गुलाम थे। अब कुछ जागरण हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इस जागरण में सबसे पहला, सबसे स्वदेशी विचार लाना पड़ेगा शिक्षा से। पर शिक्षा लाएंगे कहां से? अपनी फिजिक्स कहां से लाएंगे? अपनी केमिस्ट्री कहां से लाएंगे? अपनी जूलॉजी, बॉटनी कहां से लाएंगे? जियोलॉजी कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? इन सभी में शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है साइंस, जिससे सभी जो सारे संसार को प्रभावित करता है, मानवता को प्रभावित करता है। साइंस भटक गया तो मानवता समाप्त हो जाएगी, और साइंस सही दिशा में चला तो मानवता
देवत्व में बदल जाएगी। आज यही हो रहा है। साइंस सबसे अधिक भटका हुआ है। आप मेरी वीडियो सुनेंगे, वैदिक फीस्ट यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी सब देख सकते हैं। कई बार कहते हैं आज वैदिक फिजिक्स, आज का साइंटिस्ट सबसे अधिक भटका हुआ है, लेकिन सबसे अधिक सम्मान उसी को दिया जाता है। सरकारें कहती हैं हमारे एक्सपर्ट ये करें, ऐसा करो। ये एक्सपर्ट नाम की प्रजाति आज सबसे खतरनाक है। जब तक एक्सपर्ट भारतीय वैदिक विज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक वो देश को और दुनिया को सही दिशा नहीं दे सकते। एक रोग की दवाई खोजेंगे तो 50 रोग पैदा करेंगे। क्यों हृदय से मौत हो रही, कोई सोच रहा है क्या? वैक्सीन कारण है। तब भी मैंने चेताया था, नहीं सुने। वहां से फाउची कहेगा, बिल गेट कहेगा, WHO कहेगा, वो हम करेंगे कि हमारे पास आत्मबल नहीं है। हमने अपनी जो आप अभी कह रहे थे कि प्राचीन शास्त्रों पर हमें विचार करना होगा, बहुत सही बात है। हमने ये सोच लिया है कि प्राचीन शास्त्र तो खाली कर्मकांड के लिए है, ये बड़ा भ्रम है। अब साइंस में भी चले तो सबसे फंडामेंटल साइंस क्या है? भौतिक विज्ञान। उसके बिना केमिस्ट्री नहीं चलेगी, जूलॉजी नहीं चलेगी, बॉटनी नहीं चलेगी, और मेडिकल साइंस नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं चलेगा। फिजिक्स सबसे मूल है। जहां आज का फिजिक्स समाप्त होता है, ध्यान देना इस बात, वह हमारा वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होता है, जो मेरा वैदिक रश्मि सिद्धांत है। वो मेरा ग्रंथ है वेद विज्ञान आलोक। यूरोपियन देश और इंग्लैंड और अमेरिका में वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से वो भी रहे। अभी दूसरा एक और ग्रंथ लिखा है निरुक्त, जो वेद के समझने के लिए बहुत आधारभूत ग्रंथ है। संस्कृत के विद्वान जानते हैं, वो महाभारत से कुछ काल पुराना है। तो मान लीजिए 5,500 वर्ष पुराना, उसका भी वैज्ञानिक भाष्य सबसे पहले मैंने ही किया है। वो अगले साथ छप पाएगा, प्रूफ रीडिंग चल रहा है। तो इन दो ग्रंथों के आधार पर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन को कैसे पढ़ा जाए, ये मार्गदर्शन मिलेगा। आज जहां भी वैदिक साइंस की बात सुनी जाती है, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूं और बहुत सुनता रहा पहले से। वो साइंस आज के फिजिक्स से आगे की बात नहीं करता है, उतनी ही बात करता है जो आज की फिजिक्स से पीछे की बात। जोधपुर की डिफेंस लेबोरेटरी में 100-150 साइंटिस्ट थे। 2005 में मैं गया था। एक साइंस सबसे पहली मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण। उसको मैंने वैज्ञानिक को दिया, प्रोफेसर अजीत राम वर्मा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर से रिटायर्ड थे, पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। तो एक साइंटिस्ट बोले PRL अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद कि स्वामी जी आप बुरा नहीं माने एक बात कहूं? मैं कहिए, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा कि संस्कृत वाले और ये देश की बात करते हैं, राष्ट्र को चोरी करने बहुत होशियार होते हैं। मैंने पूछा क्यों? कि जो हमारा रिसर्च होता है उसे वेद में से ढूंढ लाते हैं। रामायण में पुष्पक विमान वहां है, भरद्वाज जी ने विमान बनाया। कोई ऐसी बात नहीं करते जो हम नहीं जानते हो। तो मैंने उनको कहा, प्रोफेसर साहब ये अभी मेरी पहली पुस्तक है, अभी मैंने ये काम शुरू ही किया है, लेकिन आप जो मानते हैं उसको गलत सिद्ध किया है, और जो आप नहीं जानते वो इसमें लिखा है कि कैसे सृष्टि बनी। तो PRL के साइंस कि आप पहले व्यक्ति बने मिले मुझे, अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। किसी भी देश को अगर रेलगाड़ी मानेंगे तो शिक्षा पटरी है, वो पटरी स्वदेशी होनी चाहिए। ड्राइवर कोई बैठ जाएगा, गाड़ी की स्पीड कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, रोक सकता है, लेकिन साइड नहीं बदल सकता। इस पटरी को बदलने की आवश्यकता है, और इस पटरी को बदलेंगे कब? जो हमारी शिक्षा ऋषि मुनियों के ग्रंथों पर आधारित होगी,
और इस वर्तमान शिक्षा से ज्यादा अच्छा, अधिक अच्छे, उच्च स्तर के श्रेष्ठ परिणाम देगी। तो मैं तो इस दिशा में लगा हूं और मेरा सपना है कि ऐसे भारत का निर्माण करना जिसमें पूरी शिक्षा भारतीय हो, वैदिक हो, और भारत का युवक ऋषियों पर गर्व करने वाला हो, शर्म नहीं करने वाला। न केवल भारत बल्कि विश्व के युवाओं को बताने वाला हो कि आप लोग जब जंगली थे तब हम बहुत आगे थे, लेकिन वो इस पे वो कहते हैं ठीक है हम जंगली थे, अब तो हम आ गए। तो इसका भी उत्तर हमें देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। थियोरिटिकल फिजिक्स में हम तैयार हैं और बढ़ने आगे। कभी कभी कोई हमसे कहता है क्या आप आधुनिक साइंस का खंडन कर रहे हैं, उन्हीं की टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं। सही बात है। मैं उसे तो वो कहते हैं आप तो ऋणी हैं। मैं खंडन किसी का नहीं करता, जो सत्य है वो स्वीकारना है। पश्चिम का पूरब का साइंस नहीं होता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी प्रकार के साइंस, आज यह समय नहीं है मैं 1-2 घंटे में बता सकता हूं उन्होंने यहां से क्या चुराया और कैसे सीखा, हमारे यहां क्या था, ये बताने का अवसर नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप कह रहे हो कि हम उनके ऋणी हैं, मान लिया, लेकिन वो हमारा ऋण वापस दे दें। ये बोलने वाले हैं ना, वो भारत के लोग होते हैं, विदेश नहीं बोलते हैं, और वो भी कम्युनिस्ट टाइप। मैं उनको कहता हूं, और आप में से कोई सुनता हो तो उनको भी बता देना ऐसा ही, कि वो हमारी 2 चीज वापस दे दें। पश्चिम वाले लोग, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाज, जो भी 2 चीज वापस दे दे, 0 दे दे, दशमलव दे दे। फिर बढ़ाए अपना साइंस कितना बढ़ाते हैं, चलेगा साइंस? 0 भारत का वो दे दे, उधार का या चोरी का जो भी है वो हमें दे दे। फिर करिए विकास कितना करेंगे, न इकोनॉमी चलेगी न साइंस चलेगी। इसलिए परस्पर सहयोग से तो पढ़ना ही है, लेकिन हम जो भ्रमित हो गए कि उनके बिना हमारा विकास नहीं होगा, इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, कुटीर उद्योग की बात हो रही थी, स्वावलंबी की बात हो रही थी। आप ये इस पर विचार करें कि हर 30 किलोमीटर पर रिलायंस का एक मॉल होगा, तो क्या हमारा कुटीर उद्योग धंधे में काम करने वाला बच पाएगा? मैं स्वदेशी जागरण मंच से अपील करता हूं, सरकार को कहिए कि गरीबों को जीने दे, वो भी कमाए, लेकिन कोई तो सीमा हो। अब अंबानी जी जा रहे हैं हेयर सैलून, इसमें आएंगे। एक दिन पेपर में पढ़ा था, नाइयों की दुकान बंद करनी है। सारा पैसा अंबानी को चाहिए, सारा पैसा बिल गेट को चाहिए, सारा पैसा रॉकफेलर और रॉकफेलर को चाहिए दुनिया का। इस पर विचार करना पड़ेगा। हम प्रचार करते रहे, हमारे युवा छोटा सा रोजगार खोल के बैठे, पास में मॉल आ जाएगा बड़ा, प्रारंभ में सस्ता भी देगा, अच्छा भी देगा, जियो के सिम आए, फ्री बांटी, फ्री इंटरनेट। अब क्या है, बड़े से छोटे कैसे टकराएंगे? सरकार से कहिए, ये सिद्धांत है, जब गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ी खाई हो जाती है तो रक्त हरी क्रांति आती है। ऋण की बात प्राचीन ऋषि कहा करते थे, जिस देश में ऋण लेना परंपरा बन जाता वह देश नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, ऋणस्य कर्ता पिता शत्रु। ऋण लेने वाला पिता शत्रु होता है। पहले अपनी आवश्यकताएं कम करें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, नहीं समझ में आता है जो समझते हैं उनसे पूछें। और आपके पालड़ी में हमारा केंद्र बन रहा है, आर्यवर्त वैदिक विज्ञान संस्थान पालड़ी गांव में। हम भी प्रशिक्षण दिया करेंगे। अभी तो आपको 22, 23, 24 मार्च नवरात्रों के पहले 3 दिन हमारा कार्यक्रम होगा विजय पताका जो धर्मशाला है, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। और आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपने सोचा है उनके बारे में जो भूखे हैं, जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं,
इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने जो दर्द आपके सामने प्रस्तुत किया कि बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता रहा, विदेशियों को और स्वदेशी भी, गरीबों का किसी को जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, मॉल बनेगा तो उसमें रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं, नौकर नहीं, मालिक बनना है आपको। नौकर बनने वाला गुलाम रहता है, आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, रोजगार तो मिल जाएगा। लेकिन कितनों को मिलेगा? सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं कहीं भी हो सकती है तो कृषि और पशुपालन के द्वारा हो सकती है। आपने भी ये बात की, कृषि और गौपालन। हमने कृषि पर अब ये जैविक खेती मोदी सरकार ने शुरू की है। मैं इनके वैज्ञानिक से मिला था, 9 वैज्ञानिक की कमेटी बनाई है, एक साइंटिस्ट नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी के थे। ये अच्छी पहल। अच्छा, देख रहे थे गुजरात के राज्यपाल, उन्होंने इस दिशा में एक कदम उठाया, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये केमिकल आज हर जगह जहर है, खाने में जहर, पीने में जहर, श्वास में जहर, मिट्टी में जहर, हवा में जहर और आकाश में भी जहर। जिस रेडिएशन से हम बातें कर रहे हैं वो भी जहर है। यहां समय नहीं, मेरी कुछ वीडियो देख लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं, आप इसी प्रकार से युवकों को ये प्रशिक्षण देते रहें और स्वदेशी में शिक्षा वाला बिंदु सबसे पहले आप लाने का प्रयास करें। मेरे से इस विषय में कोई भी मदद चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं। किसी भी स्तर पर इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक, वेद विरोधी, वामपंथी, इस्लामी, ईसाई, यहूदी वेद को चैलेंज करता हो, उसके लिए अग्निव्रत हमेशा तैयार है। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा इसके लिए। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।